compare the stability of copper plus and copper 2 plus in its aqueous solution, है ना, in aqueous सॉल्यूशन। मतलब समझो एक्वस सॉल्यूशन में कॉपर 2 प्लस ज़्यादा स्टेबल है या कॉपर प्लस 1 ज़्यादा स्टेबल है, ठीक है ना। तो समझिए जरा ध्यान से, अभी आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपको पढ़ाया गया था, है ना। तो यहाँ पे एक टेबल हम लोग बना लेते हैं छोटी सी, ये देखिए इस तरीके से, ठीक। यहाँ पे एक छोटी सी हम लोग टेबल बना लेते हैं, ठीक। तो इस टेबल में हमने यहाँ लिखे आयंस, यहाँ आयंस लिखे और यहाँ हमने लिखा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ठीक। तो अगर आप देखोगे तो एक आयन आपके पास कॉपर प्लस 1 है, ठीक, और दूसरा आयन हमारे पास क्या है, कॉपर 2 प्लस है। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर आप देखेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आप देखोगे तो कॉपर प्लस 1 का कितना होता था हमारे पास, D10, है ना। कॉपर प्लस 1 का होता था हमारे पास कितना, D10, करेक्ट होता है ना, ठीक। और कॉपर 2 प्लस का क्या हो जाएगा, D9, ठीक। ये देखिए कॉपर प्लस 1 का D10 और कॉपर 2 प्लस का होता था D9, है ना। अब इन दोनों में से आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में तो कौन लग रहा है ज़्यादा स्टेबल है, ऐसा आपको लग रहा है कि ज़्यादा स्टेबल कौन सा है हमारा, D10 वाला, क्योंकि फुल्ली फिल्ड है, फुल्ली फिल्ड ज़्यादा स्टेबल होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को देख के हमें क्या लग रहा है, समझिए ज़रा ध्यान से। हमने क्या किया, हमने सोचा कि अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखेंगे, है ना, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखेंगे तो हमें क्या लगेगा कि D10 इज़ मोर स्टेबल, हमें लगेगा कि D10 इज़ मोर स्टेबल, क्योंकि D10 फुल्ली फिल्ड है ना, फुल्ली फिल्ड और हाफ फिल्ड मोर स्टेबल होते हैं देन D9, बट ऐसा होता नहीं है, ऐसा होता नहीं है ना। तो यहाँ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के ऊपर कौन डोमिनेट करेगा, हाइड्रेशन एंथैल्पी, है ना। तो यहाँ डोमिनेटिंग फैक्टर कौन है, मतलब ऐसा नहीं है, बट ऐसा होता नहीं, मतलब बच्चे क्या सोच रहे हैं, इसका आंसर बच्चों ने क्या दे दिया एग्जाम में कि कॉपर प्लस 1 इज मोर स्टेबल, बच्चे ये सोच रहे हैं कॉपर प्लस 1 इज मोर स्टेबल देन कॉपर 2 प्लस, बट ऐसा होता नहीं है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि हाइड्रेशन एंथैल्पी विल डोमिनेट डोमिनेटिंग फैक्टर हेयर, हाइड्रेशन एंथैल्पी विल डोमिनेटिंग फैक्टर हेयर। अब मैं इसको समझाता हूँ, रुको क्या है, हेयर हाइड्रेशन एंथैल्पी विल डोमिनेटिंग फैक्टर, विल बी डोमिनेटिंग फैक्टर। यहाँ पे हाइड्रेशन एंथैल्पी जो है वो डोमिनेटिंग फैक्टर है, मतलब समझो। अब हाइड्रेशन का मतलब समझो, हाइड्रेशन जिनको नहीं पता क्लास 11th में, मैं आपको बता देता हूँ होता क्या एक्चुअल में। जैसे मान लीजिए कोई आयन है, जैसे ये कॉपर प्लस आयन है ना, और कॉपर 2 प्लस आयन है, समझिए जरा ध्यान से। तो होता क्या है, आयन जब एक्वस फॉर्म में जाता है, यानी कि पानी में जाता है, तो पानी के मॉलिक्यूल चारों तरफ से इसको घेर लेते हैं, है ना। पानी के मॉलिक्यूल क्या करेंगे, चारों तरफ से इसको घेर लेंगे, है ना। ये देखिए ऐसे इसके चारों तरफ से ये वाटर इस तरीके से अटैक करेगा, अटैक करने का मतलब है वाटर के मॉलिक्यूल इसको इस तरीके से घेर लेंगे, है ना, चारों तरफ से, ये ऐसे, है ना। तो भाई वाटर पोलर होता है ना, वाटर पोलर होता है, वाटर में ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल माइनस, हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव। तो वाटर की पोलैरिटी के कारण ये इसके ऊपर प्लस है और वाटर पे ऑक्सीजन में माइनस, तो वो प्लस माइनस के कारण थोड़ा सा अट्रैक्शन यहाँ पर होता है। ये इस तरीके से ये अट्रैक्शन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, ये अट्रैक्शन आपको यहाँ देखने को मिलेगा, करेक्ट। इसी को हम बोलते हैं हाइड्रेशन। तो जब ये अट्रैक्शन हो रहा होता है, कॉपर का आयन है, वाटर के मॉलिक्यूल जब इसको घेर रहे होते हैं, और भाई कुछ ना कुछ तो बॉन्डिंग हो रही होगी ना, यहाँ पे कुछ ना कुछ तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो रहा होगा ना, ठीक है ना। भाई पानी के मॉलिक्यूल्स और कॉपर आयन के बीच में यहाँ एक प्रकार का एक तरीके का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना, ये FOA का मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो जब ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बन रहा होगा कॉपर आयन और वाटर मॉलिक्यूल के बीच में, तो एनर्जी रिलीज होगी, बोलो हाँ। भाई सिस्टम स्टेबल हो रहा होगा तो एनर्जी रिलीज होगी, है ना। तो जो भी एनर्जी यहाँ से रिलीज होती है, जो भी एनर्जी यहाँ से क्या होती है, यहाँ से जो एनर्जी रिलीज होती है, जो भी एनर्जी इस टाइम जो रिलीज होती है, जो एनर्जी यहाँ पे रिलीज होगी, बस इसी एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रेशन एंथैल्पी। He का मतलब क्या हो गया, हाइड्रेशन एंथैल्पी, है ना। तो अब देखो +1 आयन है, तो यहाँ पे भी जब +1 आयन अपने एक्वा सॉल्यूशन में जाता है, तो इसको भी वाटर मॉलिक्यूल इस तरीके से चारों तरफ से ऐसे 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 घेर के रखते हैं। लेकिन अब यहाँ पे भी हाइड्रेशन एंथैल्पी होगी, यहाँ पे भी हाइड्रेशन एंथैल्पी होगी। सुनो, एनर्जी जिसमें ज्यादा बाहर निकलेगी वो सिस्टम ज्यादा स्टेबल होगा। फिर से ध्यान से सुनिए भाई, कोई भी सिस्टम लोअर एनर्जी स्टेट में जाना चाहता है ना, तो एनर्जी बाहर निकालना चाहता है ना, तो इन दोनों में से जो ज्यादा एनर्जी निकालेगा, मतलब जिसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा होगी, जो ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा, ठीक है ना, वो ज्यादा स्टेबल होगा। तो हमने क्या देखा, हमने देखा, बस जस्ट एग्जांपल दे रहा हूं, है ना, जस्ट एग्जांपल दे रहा हूं कि मान लो इसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी x जूल्स पर मोल, है ना, या किलो जूल पर मोल, और इसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी कितनी है,
इसकी मान लीजिए y, तो जो x का वैल्यू होता है x इज ग्रेटर देन y होता है। मतलब कॉपर 2+ की जो हाइड्रेशन एंथैल्पी है, ये देखिए हाइड्रेशन एंथैल्पी ऑफ कॉपर 2+ आयन इज ग्रेटर देन हाइड्रेशन एंथैल्पी ऑफ कॉपर 1+ आयन। तो ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा बताइए? 2+ वाला। हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा होने का मतलब है ज्यादा एनर्जी रिलीज कर दी है, जिसने ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगी वो लोअर स्टेट में जाएगा ना। लोअर एनर्जी स्टेट में जो जाता है वही तो स्टेबल होता है, तो जो ज्यादा एनर्जी रिलीज कर रहा होगा वो लोअर एनर्जी स्टेट में जाएगा। तो इन दोनों में से हाइड्रेशन करने के बाद कौन सा लोअर एनर्जी स्टेट में जाता है? जिसने ज्यादा एनर्जी रिलीज करी है, जिसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा है, ठीक है ना। तो ये जाता है कहाँ? लोअर एनर्जी स्टेट में। लोअर आफ्टर द हाइड्रेशन लोअर एनर्जी स्टेट में रहता है ये, है ना। और इसकी एनर्जी इसके कंपैरिजन में यहाँ पे एनर्जी थोड़ी सी हायर होती है ना, क्योंकि ये उतनी एनर्जी रिलीज नहीं करता, हायर एनर्जी स्टेट में ये। तो इन दोनों में से स्टेबल कौन होगा हमारे पास? इन दोनों में से स्टेबल कौन सा होगा? जो लोअर एनर्जी स्टेट में, मतलब जिसने ज्यादा हाइड्रेशन एंथैल्पी निकाली है बाहर, है ना। तो कॉपर 2+ आयन इज मोर स्टेबल, कॉपर 2+ आयन इज मोर स्टेबल, करेक्ट। बात समझ में आ गई? कॉपर 2+ आयन इज मोर स्टेबल हेयर, करेक्ट। तो स्टेबिलिटी उसने हमसे पूछा था, तो हम आंसर क्या लिखेंगे एग्जाम में? आंसर लिखेंगे हम क्या? कॉपर 2+ आयन इज मोर स्टेबल। और रीजन क्या लिखेंगे? बिकॉज हाइड्रेशन एंथैल्पी ऑफ कॉपर आयन इज मोर देन हाइड्रेशन एंथैल्पी ऑफ कॉपर +1 आयन, है ना। तो यहाँ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन डोमिनेटिंग फैक्टर नहीं है, यहाँ पे डोमिनेटिंग फैक्टर ऑक्सीडेशन स्टेट। समझ रहे हो क्वेश्चन क्या था? कि इन दोनों ऑक्सीडेशन स्टेट में से स्टेबल कौन सा, ये बताओ, +2 वाला या +1 वाला? तो जवाब है +2 वाला, ठीक है, क्योंकि यहाँ डोमिनेटिंग फैक्टर कौन सा? हाइड्रेशन एंथैल्पी है। और अगर आपने कहीं ना कहीं देखा होगा या आप थोड़ा सा देखोगे तो हाइड्रेशन एंथैल्पी का जो फॉर्मूला भी होता है वो थोड़ा सा फॉर्मूला आपका होता है Q/R, है ना। तो इतना हमें डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। R क्या होता है? आयनिक रेडियस होता है। तो जिसका रेडियस छोटा होगा उसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा होगी। तो Cu2+ का आयनिक रेडियस हमारा छोटा होगा क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज किए, तो इसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी छोटी होगी, सॉरी छोटी कह रहा हूँ, बड़ी होगी, है ना। इसका आयनिक रेडियस क्या है? छोटा है, तो हाइड्रेशन एंथैल्पी हमारे पास इसकी ज्यादा होगी, करेक्ट।